हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। हम लोग यहाँ इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूँ आयुष और लास्ट सेशन में हमने यूनियन एंड टेरिटरी की फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया। आज हम लोग आगे जो कमीशंस और कमेटीज़ बनाई गई और किस बेसिस पे हमारे स्टेट को फॉर्म किया गया वो सब कुछ आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जब आज़ादी के बाद सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिला लिया जाता है, इंटीग्रेट कर लिया जाता है, तो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स से एक डिमांड आती है, डिफरेंट रीजन से डिमांड आती है कि हमें आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, बोली या भाषा के आधार पे आप हमारा स्टेट बनाइए। और प्राइमरीली ये जो रिक्वेस्ट आती है और ये जो डिमांड आती है वो साउथ इंडिया से आती है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन करने की मांग उठती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ के लिए जून 1948 में धर कमीशन को अपॉइंट करती है। इसके चेयरमैन होते हैं श्री एस के धर। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन है वो बनती है और उसके चेयरमैन होते हैं श्री एस के धर इन जून 1948। तो ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सबमिट करती है और ये बोली या भाषा के आधार पे जो स्टेट बनाने की बात है उसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आपको जहाँ पे हो, जहाँ पे आप शासन आसानी से कर सकें, ऐसी व्यवस्था आप कायम कर सकें आसानी से, तो वो बेसिस होना चाहिए स्टेट को बनाने का, ना कि भाषा होनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट होती है समाज में और सारे स्टेट्स में, साउथ इंडिया में, और लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो इस कारण से क्या करती है कांग्रेस पार्टी फिर 1948 को एक फिर से अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाती है जिसके मेंबर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए इस कमेटी को हम लोग जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 1949 को सबमिट करती है और ये कमेटी भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात है, लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा या बोली के आधार पे जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात है, इसको ऑल टुगेदर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं, लोग उग्र हो जाते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं। बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट होता है वो स्टार्ट कर दिया होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि उस सारे प्रोटेस्ट होने के बाद अक्टूबर 1953 में पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई जाती है आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर होकर आंध्र प्रदेश बनाती है। लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे एक पहली स्टेट बनती है आंध्र प्रदेश, जो कि महाराष्ट्र से अलग करके बनाई जाती है। ऑलराइट, महाराष्ट्र से अलग करके बनाई जाती है। लेकिन जब ये पहली स्टेट बन जाती है भाषा के आधार पे, तो अब एक स्टेट तो बन गई इस आधार पे, अब तो दूसरे स्टेट्स भी बोलेंगे कि आपने उसको बनाया, अब हमें भी बनाओ। तो ये मांग और ज़्यादा और दूसरे रीजन्स में उठने लगती है, लोग वहाँ भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फजल अली कमीशन बनाती है जिसके चेयरमैन होते हैं फजल अली शाह साहब। और दिसंबर 1953 को ये जो है कमीशन बनाई जाती है और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। अब बाकी के दोनों मेंबर्स KM पनीकर और HN कुंजरू जी हैं। ऑलराइट, तो ये कमीशन, फजल अली कमीशन, अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट करती है और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, भाषा एक आधार होना चाहिए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का, स्टेट को बनाने का और रीऑर्गेनाइज करने का एक आधार भाषा भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देती है कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, एक लैंग्वेज एक स्टेट, एक राज्य एक भाषा। इस कॉन्सेप्ट को, इस थियोरी को ये जो फजल अली कमीशन है ये रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, और इसके बाद इस कमीशन ने 4 मेजर फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए होते हैं। वो चारों फैक्टर्स
आपको कंसीडर करने हैं, अगर आपको किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, किसी स्टेट को फॉर्म करना है, तो आपको ये चारों फैक्टर्स को अपने अकाउंट में लेना होगा, अपने ध्यान में रखना होगा, ना कि सिर्फ भाषा को। भाषा उसका एक आधार होगा, एक फैक्टर भाषा भी होगी, कल्चर भी होगा वहाँ का, लेकिन उसके अलावा भी 3 और फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, ये कहा फजल अली कमीशन ने। तो वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। अगर आप किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको अपने देश की यूनिटी और सिक्योरिटी इसका ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। दूसरा आधार है आपका लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी। भाषा और जो आपका कल्चर है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। ऑलराइट। थर्ड फैक्टर आपको कंसिडर करना है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है इसको भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब भी कोई स्टेट रीऑर्गेनाइज करनी है तो आपको वहाँ के लोगों के वेलफेयर के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना है, प्लानिंग करनी है, उसको प्रमोट करना है। किसी भी तरीके से उनकी वेलफेयर्स ऑफ पीपल, जो वेलफेयर ऑफ पीपल है वो किसी भी तरह से अंडरमाइन नहीं की जानी चाहिए। ऑलराइट। देन फजल अली कमीशन में और हमें जानने को मिलता है कि जो कमीशन थी वो कहती है कि आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स किए हैं, आपने जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में आपने स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है, जो कि मैंने इसके प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, तो आप उसको एबॉलिश करिए पूरी तरीके से, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से एबॉलिश करिए। और उनका रिकमेंडेशन ये था कि आप 16 स्टेट्स फॉर्म कीजिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़ बनाइए। तो पूरी तरीके से तो कमीशन के सारे रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें माइनर चेंजेस करके उसके बाद उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो इस चारों पार्ट में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था उसको ख़त्म कर दिया जाता है ऑल टुगेदर, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी जाती है इन नवंबर 1, 1956। तो जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया उसके बाद बहुत सारे लार्ज स्केल पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इन 1956 और आफ्टर 1956। और इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है इसको कंटिन्यूसली चेंज किया गया। ठीक है, कहीं पे प्रेशर के कारण, कहीं पे पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण, लेकिन बहुत बारी हमारे मैप को चेंज किया गया, पॉलिटिकल मैप को। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स 1956 के बाद बनाए गए नए स्टेट्स और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ क्रिएट की गई आफ्टर 1956। तो हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र। तो 1960 में बॉम्बे, जो कि बाइलिंगुअल स्टेट हुआ करता था, इसको 2 सेपरेट स्टेट में बांट दिया गया। कौन कौन सा 2 स्टेट? तो एक तो जो है आपका वो महाराष्ट्र, जो मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए था, और गुजरात, जो कि बना 15th स्टेट और इसमें गुजराती बोलने वाले लोग थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके बनाया गया। दूसरा हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली, इस पे पोर्चुगीज़ रूल करते थे 1953 तक। 1954 में इसको लिबरेट करा लिया जाता है और पोर्चुगीज़ रूल वहाँ से हटा दी जाती है और इसको बना दिया जाता है एक यूनियन टेरिटरी इन 1961। 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है गोवा, दमन एंड दीव। तो गोवा, दमन एंड दीव भी पोर्चुगीज़ टेरिटरी थी। ठीक है। और दमन एंड दीव को लिबरेट किया जाता है 1961 में और इसको यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। गोवा को स्टेटहुड दिया जाता है 1987 में। पहले ये भी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 1987 में इसको स्टेटहुड दे दिया जाता है गोवा को। फिर आता है हमारे पास पुदुचेरी। तो
पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, बाद में इसको बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पुदुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन 1962। ऑलराइट, फ्रेंच जो हैं इस टेरिटरी को इंडिया को हैंड ओवर किए थे इन 1954 और उसके बाद 1962 में इसको बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है हमारे पास नागालैंड। तो नागालैंड बना है नागा हिल्स और ट्वेनसांग प्रांत को मिलाकर और इसको स्टेटहुड दी गई थी 1963 में। ऑलराइट, देन हरियाणा एंड चंडीगढ़, ये हम लोग देखेंगे। तो हरियाणा और चंडीगढ़ को जो है पंजाब से बाइफरकेट करके बनाया जाता है, पंजाब से कट करके बनाया जाता है हरियाणा को 1966 में और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब को 1966 में ही जब हरियाणा अलग होता है तो पंजाब को पंजाबी पीपल के लिए, पंजाबी लोगों के लिए, सिख लोग कम्युनिटी के लोगों के लिए पंजाब बना दिया जाता है 1966 में और हिमाचल प्रदेश हमारा बनाया जाता है इन 1971, इसको स्टेट घोषित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये तीनों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को यूनियन, इसमें से जो दो थे मणिपुर और त्रिपुरा, ये यूनियन टेरिटरीज़ थी और जो सब स्टेट है वो मेघालय को सब स्टेट बनाया जाता है और इन तीनों को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है इन 1972। ऑलराइट, इन 1972 इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है इन तीनों जगहों को, तीनों स्टेट को। देन हमारे पास है सिक्किम। सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत में स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है इन 1975। ऑलराइट, 1947 के बाद सिक्किम जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट, वो चोग्याल एक राजा थे, उनके द्वारा रूल किया जाता था और सिक्किम जो है वो एक भारत का प्रोटेक्टोरेट बनाया गया था और इंडियन गवर्नमेंट जो थी, सिक्किम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, इन तीनों पे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे लॉज फॉर्म कर सकती थी। लेकिन 1974 में सिक्किम के लोगों ने एक डिज़ायर अपनी बताई कि वो भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर सिक्किम को भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो कुछ सिस्टम्स फॉलो किए जा रहे थे वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे, तो एक 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ये इनैक्ट करके सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट भारत का घोषित कर दिया जाता है। ये 22nd स्टेट बनती है हमारे इंडिया की। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसको स्टेटहुड का दर्जा 1987 में मिलता है। ऑलराइट, तेलंगाना एक स्टेट जो रिसेंटली बनाया गया है, ये 2014 में बनता है और जो हमारे पास छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट हैं, ये 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑलराइट, देन हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि 2019 में, अभी पिछले साल ही आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको बांट दिया गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। ऑलराइट, सो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो अभी का स्ट्रेंथ है स्टेट्स की वो 28 हो जाती है, एक घट गई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करते थे, तो उसमें अब 2 ऐड हो गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए हमारे पास। ऑलराइट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नेम चेंजेस भी किए गए हैं किसी हमारे स्टेट्स को लेकर के, तो वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस जो था हमारा, उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश 1950 में कर दिया गया। मद्रास को 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर को 1973 में कर्नाटका के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट, लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी,
इसको एक साथ यूनिफाई करके इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया 1973 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम बदलकर 1991 में रख दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऑलराइट, देन उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी रख दिया गया इन 2006। उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया इन 2011। ऑलराइट, सो हमारे यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम लोग सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 to 11 एक्सटेंड होता है। उसको हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से रूल्स एंड कौन कौन से लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमारे सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में भी रहा है, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and do comment if you want to ask any doubt, like the video